बाढ़ का कहर जारी है। 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। स्पेशली गंगा नदी उफान पर है और आसपास के इलाके डूबे हुए हैं, लोग परेशान हैं। आखिर बिहार को बाढ़ से निजात क्यों नहीं मिलती? अभी क्या हालात हैं और आगे कैसे रहेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बिहार में इस बार फिर बाढ़, जबकि वर्षा कम हुई है। नॉर्मल जो है अभी मेरे ख्याल से 20% के करीब वर्षा कम हुई है, तब ये हाल है कि बाढ़ की स्थिति गंभीर है और सड़कें जल जमाव से भरी हुई। तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को यही बताइए कि बाढ़ के क्या हालात हैं, उस पर चर्चा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बाढ़ जो है वो हर वर्ष बिहार के लिए एक दर्द है जिसको झेलना पड़ता है एक बड़ी आबादी को। और इस बार की बाढ़ में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, आपने कहा कि वर्षा कम हुई है, ये बात सही है कि वर्षा कम हुई है, अनुपातिक ढंग से वर्षा कम हुई है। लेकिन किस इलाके में? जो फ्लड प्रोन एरिया है, आमतौर पे हर वर्ष जिस इलाके में बाढ़ आती थी वहां नहीं आई है। उस इलाके में इस वर्ष बाढ़ नहीं है। बाढ़ नहीं, वहाँ जलस्तर नीचे चला गया। पानी नहीं है पीने का। दरभंगा वगैरह में, मधुबनी में, बागमती नदी सूखने के कगार पर। इन जगहों पे वर्षा कम हुई है। लेकिन अपेक्षाकृत ढंग से जो दूसरे इलाके हैं वहाँ वर्षा काफी हुई है। सावन भी अच्छा हुआ है और भादो भी अच्छा हुआ है। तो अभी भादो का समय, भादो भी अच्छी बारिश हो रही है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। हालांकि देर से शुरुआत हुई थोड़ी, लेकिन सक्रिय बना हुआ है। और जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं, जो बिहार के सटे हुए जो स्टेट हैं, यूपी है, यूपी से फिर जुड़ जाता है उत्तराखंड है ना। तो गंगा जो है वो तो गंगोत्री से आ रही है ना। उत्तराखंड यूपी होते हुए फिर बक्सर से बिहार में इंटर करती है। जो स्थिति पहाड़ों पर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। उत्तराखंड में देखें कि आप काफी बारिश हुई है, काफी एवलांच हुआ है, बहुत सारी घटनाएं वहां पे भी हुई हैं। तो वो सारा पानी जो है वो कहाँ आ रहा है? गंगा में आ रहा है ना। दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल में, इन जगहों पे भी बारिश काफी हो रही है। तो यमुना भी जो है, तो ट्रिब्यूटरीज भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। वो सारा पानी पहाड़ी इलाकों से होता हुआ आता कहाँ है? बिहार में आता है ना। और बिहार में गंगा नदी जो है अपने पूरे उफान पर है। आप देखें, बक्सर से जब इंटर करती है गंगा, तो उसका पानी का जो लेवल है वो डेंजर लेवल से लगातार उसके आसपास ही बना हुआ है। कभी ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन उसी के आसपास बना हुआ है। लेकिन भागलपुर, आप आगे बढ़ते चले जाएं तो बक्सर के बाद है ना, भोजपुर, पटना है ना, होते हुए ये गंगा आगे बढ़ती है, मुंगेर, भागलपुर है ना। और उसके बाद फिर झारखंड में प्रवेश करती है, मतलब साहेबगंज जो है झारखंड हो गया। तो ये पूरा जो इलाका है वो इनंडेटेड है। तो जैसे पानी वहां से चलता है और राज्य में भी काफी बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से गंगा बहुत उफान पे है। और गंगा नदी जब उफान पे है तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं है ना, वहां भी बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो अपनी पानी जो को लेकर आते हैं कहाँ? गंगा में। लेकिन गंगा पहले से ही अप है, उस डेंजर लेवल के आसपास है हर जगह पे। तो वो पानी जो है आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जो छोटी नदियों का पानी है। और इस वजह से त्रासदी बड़ी होती चली जा रही है। तो कटिहार में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, भागलपुर के पूरे इलाके में, भागलपुर में थोड़ी सी ज्यादा विकट स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका हवाई सर्वेक्षण भी किया और तमाम हालात का जायजा लिया एक बात उन्होंने। लेकिन प्रश्न यही है कि ये जो बाढ़ की समस्या है, इस बार अगर गंगा की बाढ़ है तो हर बार गंडक की, बूढ़ी गंडक की, बागमती की, कोसी की बाढ़ हुआ करती है। तो बाढ़ हर साल की समस्या है। देखिए, चूंकि जल पे हमने काफी काम किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 2-3 चीजें जो हमने डेवलपमेंट के लिए की,
लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं, विनाश का कारण बन गई। जैसे कि नदियों पर जो बांध बने हैं और तटबंध बनाते हैं हम लोग, एक्चुअली वो सिल्टेशन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। पहले क्या होता था कि गंगा ऊपर से आती है नीचे, और जब वो नीचे जाती हैं बंगाल तक, समुद्र में मिलती हैं, तो क्या करती थी कि पूरा जो गाद है, जो बालू है, वो प्रवाह से जब वेग से बहती थी तो वो जाके समुद्र में मिल जाती थी, और उसके साथ वो पूरा बालू गाद भी लेके जाती थी। कहीं गाद की रुकावट नहीं होती थी। अब क्या है कि जगह जगह बांध बना के नदियों को हमने रोक दिया, तटबंध बना दिया। पहले बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने के बावजूद बहुत अच्छी फसल होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि गंगा का पानी जो तटबंध टूटने से जो विनाश होता है, तटबंध नहीं रहने के विनाश से ज्यादा होता है। क्योंकि तटबंध जब रहते हैं तो वो टूटते हैं तो वेग से पानी निकलता है और एक साथ बहुत लोगों को बहा ले जाता है। लेकिन जब तटबंध नहीं है तो पानी धीरे धीरे फैलता है, लोगों को अलर्ट भी कर देता है, और बाद में वो जो तटबंध के बाद जब पानी वापस लौटता है तो वो मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती थी कि 5 साल का अनाज देके जाती थी। अब हमने क्या किया, जगह जगह बांध, तटबंध बना के बांध दिया नदियों को। अब बांध बनाने से क्या हुआ कि जो सिल्टेशन और फ्री फ्लो नहीं गंगा बह रही है। आप देखिएगा कि अभी हम लोग बचपन में जो गंगा को देखते थे, आज में बहुत फर्क है। अभी गंगा बाढ़ में डूबी हुई, 2 महीने बाद आपको गंगा में पानी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उथली हो चुकी है, गाद भर चुका। नहीं, और गाद को निकालने का सही कोई सवाल, आपने इस विषय पर काम किया है, ये सही सवाल आपने उठाया। गाद की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो डैम की बात आप कह रही हैं, तो बिहार में गंगा नदी पे डैम नहीं है। नहीं, फरक्का में है ना। फरक्का आप चले जाइए तो फिर वो फरक्का में अभी जैसे फरक्का के गेट खोले गए। हाँ, तो बंगाल हो गया। हाँ, तो डैम इतने सारे नहीं है, है ना। यहाँ पे डैम तो हर जगह कम होते हैं, लेकिन बड़े बड़े डैम जो है, लेकिन गाद जो है, ये डैम फरक्का का जो डैम है वो गाद को रोक दे रहा है और फ्री फ्लो जो है वो नहीं हो पाता, जैसा कि आपने कहा। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई है, और इसके लिए प्रोजेक्ट भी बनाए जाने लगे थे, उस पर चर्चा हो रही थी। नहीं, देखिए प्रोजेक्ट क्या है कि एक बात है कि जैसे कि बिहार सरकार ने एक योजना बनाई थी, नदी जोड़ने की योजना, कि जहां पानी होगा उस पे काफी विरोध हुआ, क्योंकि 20 लाख पर कई लाख करोड़ की योजना थी, एग्जैक्ट हमको फिगर नहीं याद है। दूसरे की नदी जोड़ो की योजना के चक्कर में बहुत सारे गांव बर्बाद होते, बहुत सारे गांव को शिफ्ट करना पड़ता, बहुत ज्यादा विस्थापन होता, तो उसका काफी विरोध हुआ। जबकि उसका सबसे आसान और सहज तरीका है, हमारा जैसे हमसे बगल में स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या किया गया है कि बहुत सारी नहरें निकाल दी गई हैं नदियों से। मतलब आप यदि आप इधर से जाइए तो आप जैसे बिहार से यूपी में एंटर करेंगे, आप बेतिया वगैरह पडरौना वो जो रास्ता है, तो जैसे ही आप बिहार में से यूपी में एंटर करेंगे तो हर 5 किलोमीटर पे खूब चौड़ी नहर, हर 5 किलोमीटर पे खूब, क्या हुआ, पूरे इलाके सिंचित हो गए, हरियाली आ गई। और नहरें निकल जाने से गंगा का पानी जब एक्स्ट्रा आता है, पानी निकलने का रास्ता, तो वो नहर में चला जाता है। जी बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बिहार में उस तरह से नहरें नहीं निकाली गई जिस तरह से नहरें निकाली जानी चाहिए। अब वहां जाइएगा, हर 5 किलोमीटर पर आपको नहर मिलेगी। ये तो विचारणीय है, इस पे काम होना चाहिए, और इस पे काम हो रहा है। कुछ नहरें निकाली गई धीमे, जैसे क्या करें ना, गंगा का पानी नहरों के माध्यम से ही राजगीर और फिर देखिए गया तक ले जाने की, वो भी गलत है। नवादा गया तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या है कि वो एक खास कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को गंगा का पानी पहुंचाने के लिए करना, और एक है कि आप गंगा के बेसिन में ही नहर निकाल के आसपास, वो तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि हम गंगा को पटना से ले जाना चाहते होंगे कहीं और, तब तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है वो। लेकिन यदि नहर अगल बगल के बेसिन क्षेत्रों में निकाल दें तो एक तो वो है, उतना जितना नहरों का जाल बिछना चाहिए था बिहार में नहीं बिछा। सड़कों के किनारे जैसे आप देखिएगा, पहले, अब तो नहीं है, इस पे भी हमने काफी काम किया कि हर रेलवे लाइन के किनारे, अभी आप देखिएगा इधर भी भरा है जगह, हर रेलवे लाइन के किनारे, हर सड़क के किनारे पूरे बिहार में मौर्य काल से आहर अपैन थे, जो कि अब तो सब भर चुके हैं, सब भर चुके हैं। आहर पैन क्या थे कि वर्षा के जल को एकत्रित करते थे और सिंचित करने का काम करते थे। सारे आहर पैन भर दिए गए, सारे तालाब भर दिए गए। तो ये जो है मैन मेड प्रॉब्लम है, जो भी बाढ़ की समस्या है,
वो मैन मेड प्रॉब्लम है, जो कि और उसको लेकर गंभीरता उतनी नहीं दिखी है जितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये तो गंगा की बात हुई, है ना। इस बार जो है दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो रही है, तो गंगा का पानी तो पहले गंगा में फ्लो पानी का तो पहले से है ही। इसके साथ ही इन जगहों पे जो बारिश हो रही है राज्य के अंदर, वो कंट्रीब्यूटरीज जो नदियां हैं उनके जरिए उसमें और उफान आ रहा है। लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या, असली समस्या क्या है बिहार में? तो एक हिस्सा बाढ़ में रहता है, एक हिस्सा सुखाड़ में रहता है। मई के महीने में ही बाढ़ आ जाती है। हाँ। नेपाल से सटे इलाकों में मई के महीने में ही बाढ़ आ जाती है और अचानक आ जाती है ना। नेपाल पानी छोड़ता है, नेपाल पानी छोड़ता है, नेपाल में बारिश होती है। तो उनसे एक समझौता होने की बात थी, काली डैम को लेकर एक समझौता होने की बात थी, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो वो भी एक समस्या है। हालांकि इस बार जो है वो समस्या अभी वहां नहीं हुई है, लेकिन आगे ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब नेपाल में जलग्रहण क्षेत्र में, कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो फिर से वहां पे बहुत अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे कोसी का लेवल काफी बढ़ गया था। हालांकि वो फिर कम हो गया, तो वो समस्या नहीं हुई। लेकिन हर साल ये समस्या बनती है। लेकिन तो एक बात है कि आप, एक बात है खालिद जी की कोसी और कुसहा बांध वाली त्रासदी को यदि हटा दीजिए, तो विगत 10-15 सालों में बाढ़ की स्थितियों में सुधार हुआ। एक और भी कारण है कि वर्षा भी थोड़ी कम हुई है। मतलब ये भी कहिए कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सरकार का प्रयास बड़ा अच्छा है, ये भी है कि वर्षा भी बिहार में जो भयानक बारिश होती थी, भारी बारिश होती थी, उसमें भी कमी आई है, उससे भी थोड़ी राहत मिली है। लेकिन कुछ प्रयास बेहतर हुए हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जलमग्न होते थे, 4-4 महीने बाढ़ से जूझते रहते थे, उसमें थोड़ा सुधार आया। अभी हम लोग इस पे आए कि इन क्षेत्रों में जो कई जगहों पे सड़कें जो हैं वो बह गई हैं, स्कूलों में पानी, अस्पताल में पानी, हर जगह पे पानी, तो हर जगह की प्रॉब्लम लोगों को झेलनी इस वक्त पड़ रही है। उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना। सरकारें जो हैं वो तत्परता से किस तरह से उन तक मदद पहुंचाएं, राहत पहुंचाएं, ये क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है इस वक्त? देखिए, हम पहले हम एक मैगजीन निकालते थे, उसमें बड़े विस्तार से हमने बाढ़ पे लिखा था, बहुत अध्ययन करके लिखा था। मेरा अपना कहना है कि यदि आपके पास फंड, देखिए बिहार सरकार के पास फंड की भी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक गरीब स्टेट है बिहार। तो 125 यूनिट बिजली माफ कर नहीं, ठीक है, लेकिन वो चुनावी 19,000 करोड़ से ज्यादा का फ्री बीच की पॉलिटिक्स जो है, तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हाल है। चुनाव जीतने के लिए सब हथकंडा अपनाया जाता है, और हम कभी भी उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकारें करती हैं। उनको चुनाव जीतना है किसी भी तरह, ये किन प्रकार, नहीं तो बिहार जैसे गरीब स्टेट में कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन चलिए, अब जो है आ जाइए बाढ़ पे। तो बाढ़ की स्थिति में क्या है कि लाखों करोड़ का खर्च है, यदि उस पर बहुत ढंग से संसाधनों पे खर्च किया जाए, तो हमने उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये दिया था कि आप यदि नदी जोड़ों में नहीं कर रहे हैं या नहरों पर बहुत खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो आप बाढ़ प्रूफ टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए। अब बाढ़ प्रूफ टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे जापान में भूकंप बहुत आते हैं, तो जापान में भूकंप रोधी घर बनाए जाते हैं। तो आप जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां घर ऐसे बनाए जाए जो बाढ़ को झेल सकें, या फर्स्ट फ्लोर छोड़ के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लोग रहें, ताकि नीचे के ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दिया जाए। असम वगैरह में जैसे छोड़ा जाता है, सेकंड फ्लोर छोड़ दीजिए। बाढ़ टेक्नोलॉजी का क्या है कि बाढ़ है तो चलंत शौचालयों की व्यवस्था कीजिए, चलंत मार्केट की व्यवस्था कीजिए, और उनके बाढ़ के बावजूद उनके रहन सहन को थोड़ा आसान कर दीजिए, उनकी लाइफ को आसान कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब तरीका है कि आप बाढ़ प्रूफ टेक्नोलॉजी सस्ते में कैसे हम विकसित करें। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को मेंटली तैयार किया जाए। हाँ, तैयार किया जाए इससे पहले। हाँ, बाढ़ जैसे आप विस्थापित करके जो लाते हैं, आप विस्थापित करके जो लाते हैं, और वो बहुत बुरी स्थितियों में किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में कहीं रह रहे हैं कहीं, उससे अच्छा वो अपने उनके घरों को ही ऐसा बनाया जाए जो कि ग्राउंड फ्लोर के घर ही ना रहे। नहीं होता है, बाढ़ आई भी तो आप रह रहे हैं ऊपर। दूसरे कि चलंत शौचालय बना दे,
कुछ मार्केट उनको उन तक पहुंच जाए, है ना, ऐसी सुविधाएं कर दीजिए कि वो अपने घरों में रह के भी सुकून से रह सके, आपको उनको विस्थापन ना करना पड़े। ये तो मतलब ये अरेंजमेंट हुआ, व्यवस्था हुई, है ना, बाढ़ की स्थिति से निपटने की व्यवस्था। स्थायी निदान जो है, तो एक स्थायी निदान तो ये हो सकता है जो डैम समझौता है, काली डैम समझौता, देखिए, या कोसी मेची जोड़ो योजना जो है जिसपे काम हो रहा है। देखिए, नदी जोड़ परियोजना से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत नहीं, गुजरात में इसको अपनाया गया है और गुजरात अच्छा प्रोजेक्ट था। गुजरात में नदी जोड़ो परियोजना अपनाई गई है और गुजरात में बहुत क्षेत्रों में हरियाली आ गई है इसके चलते। जो क्षेत्र सूखे रहते थे, बिहार में भी, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार में पानी रहता है, दक्षिण बिहार सूखा रहता है, आमतौर पे तो यही होता है। तो लेकिन नदी जोड़ो योजना भी आसान नहीं है, बहुत महंगी योजना है। फिर कुछ स्पेशलिटी है जैसे नदियों की, जैसे गंगा अपने आप में एक स्पेशल नदी, समझ रहे हैं, सारी नदियों को जोड़ दीजिएगा तो गंगा की जो अपनी विशिष्टता है वो तो नहीं रहेगी। तो उसके लिए दूसरा मतलब रास्ता, दूसरी क्यों इतना महंगा है, इतना घनी आबादी है ना बिहार की। अब जैसे गुजरात में उतनी नहीं, गंगा को हम लोग अगर एक्सेप्शन रख लें तो बाकी नदियां जो है उनको एक दूसरे से बाकी नदियों को जोड़ा जा सकता है, एक्स्ट्रा पानी जो है, हाँ, बाकी नदियों को जोड़ सकते हैं। और नदी जो बात यही कह रहे हैं इस पे काम किया जाना चाहिए। नदी जोड़ो योजना फिजिबल इसलिए नहीं है कि बहुत महंगी और बहुत खर्चीली, बहुत ही खर्चीली। तो यदि केंद्र सरकार 80% ग्रांट मिला भी दे तो 20% ग्रांट मिलाने में बिहार सरकार की हालत खराब हो जाएगी, नहीं मिला पाएगी। लेकिन इच्छा शक्ति हो तो ये इस पे काम किया जा सकता है। हम ये कह रहे हैं कि कई और जो एरिया है उनमें खर्च कम करके इस पे ध्यान देना आवश्यक है। काम किया जाए, तो हर वर्ष की समस्या नहीं, हर वर्ष की समस्या और एक बड़ी आबादी इस पे काम किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत लंबी चलने वाली योजना है, तब तक के लिए कुछ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करना होगा सरकार को, कि शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करे या फिर नहरें निकाले। नहर ज्यादा बेटर है, आप नदी पूरा जोड़ने से बढ़िया नहर हर पाइन इस पे काम हो रहा है। हाँ। और पहले की जो जिनकी चर्चा आपने की कि बहुत सारे नहर जो है वो बिल्कुल बराबर हो गए थे, उनमें पानी ही नहीं रहता था, उसकी उड़ाही हुई है, उस पे काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। लेकिन बड़ी योजनाओं को भी हमको करना चाहिए, उन पे करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या लगातार है और एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है। अगर इसका निदान हम लोग निकाल पाए, हालांकि ये कुदरती चीजें हैं, उसका आकलन ही हम केवल कर सकते हैं कि इस वर्ष कितनी वर्षा होगी, किस क्षेत्र में बाढ़ आएगी, क्योंकि जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें भी वर्षापात क्या रहता है, उसका अनुपात क्या रहता है, उसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। और अगर इसका निदान निकल पाया तो बिहार की तरक्की और ज्यादा बिल्कुल तेज गति से हो सके। बिल्कुल, कृषि प्रधान राज्य है बिहार और कृषि पर ही निर्भर है। तो ऐसे में यदि दक्षिण बिहार के सूखे को खत्म कर दिया जाए और उत्तर बिहार की बाढ़ को खत्म कर दिया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए, तो शायद बिहार और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान देगी। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।